नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं आज श्री मुरलीधर राव। आप स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व संयोजक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सब हमारे स्टूडियो में। स्वदेशी जागरण मंच आजकल पूरे देश में किसानों के मेले कर रहा है, किसानों के जमावड़े कर रहा है। क्या इसकी जरूरत आन पड़ी, क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए, भारत देश के नाते जब भी हम देखते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में किसान और खेती हमेशा मुख्य बिंदु रहा है और 50-55% रोजगार भी आज भी खेती के माध्यम से ही देश के लोगों को मिलता है और संपूर्ण 6 लाख गांवों की जो व्यवस्था है और विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था, उसके लिए भी खेती जिम्मेदार है। और अपने देश की संस्कृति और अपने देश के खान पान, ये सब खाद्यान्न सुरक्षा, ये सब बातों को देखते हुए कृषि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आज कृषि व्यवस्था संकट में है और हर प्रकार से सरकार के ओर से जो एक अनदेखी हो रही है, जिसके रहते हुए किस तरह के संकट है कृषि अर्थव्यवस्था में? कृषि अर्थव्यवस्था में एक बात आप देखेंगे कि 1991 के बाद, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसके बाद हमने सोचा था कि किसानों को और कृषि को केंद्र में रख करके देश की आर्थिक नीति बनेंगे और उदारीकरण की प्रक्रिया होगी और जो भी परिवर्तन है उसके केंद्र बिंदु कृषि रहेगा, ऐसा सोचा था। किंतु ध्यान में आ रहा है कि कृषि केंद्र बिंदु ना होकर, खेती और किसान केंद्र बिंदु ना होकर के विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियां और विदेशी कंपनियों से आधारित देश के निवेश की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जिसके रहते हुए कृषि और संकट में जा रहा है। राव साहब, तो क्या विदेशी पूंजी आना ही नहीं चाहिए देश में? देखिए, देश में विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी पूंजी देश के लिए, विकास के लिए भी आवश्यक है। और भारत में आर्थिक नीति के बारे में हम सोचते समय विदेशी पूंजी की प्राथमिकता नहीं है, ये हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जो स्केल ऑफ प्रायोरिटीज हम कहते हैं, उस स्केल ऑफ प्रायोरिटीज में हमारा कृषि और हमारे रोजगार के जो अन्य क्षेत्र और हमारे देश के देशी उद्योगों की जो विकास, इसमें विदेशी पूंजी बाकी देशों के मुकाबले में हमारा एक, जिसको आप कहते हैं कि एक एडिशनल सेक्टर है। ये कोर सेक्टर नहीं है कि विदेशी पूंजी के बगैर हमारे देश में विकास संभव नहीं है और विकास के लिए हमारे पास विदेशी पूंजी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट का जो देश में होता है उसमें मैक्सिमम 2-4% हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आता है। तो इसीलिए जो 4% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसी के लिए आर्थिक नीतियां बने और जो 96% को ध्यान में ना रखा जाए, वो देश के लिए। बात को स्पष्ट करें, आप स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं कि सारी नीतियां 96% लोगों की अनदेखी करके बन रही? देखिए, मैं तो पहले करेक्ट करूं कि मैं स्वदेशी जागरण मंच का भूतपूर्व संयोजक हूं और मैं जब कह रहा हूं कि देश के आर्थिक नीतियों का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कंपनीज एंड टू फैसिलिटेट फॉरेन कंपनीज का नीतियां हैं, किसानों को ध्यान में रखते हुए, खेती को ध्यान में रखते हुए, देश के जो अन्य जो स्वावलंबन के जितने क्षेत्र हैं, बुनकर हैं, मछुआरे हैं और देश के छोटे मझले उद्योग हैं, उनको ध्यान में रख करके कोई रिफॉर्म्स का कभी स्कीम बनाया है, ये नहीं होना, ये बहुत ही दुखद है। और लड़ाई तो, स्वावलंबन की लड़ाई तो यही है। और देश के सरकार को अब जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे तो आप कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलाइए, गैंग रेप, इस प्रकार के इंसिडेंट्स आप अगर होंगे तो जिस प्रकार की नक्सलिज्म जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी भी बुलाइए, वो नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ये पहले गवर्नेंस इश्यूज और देश के डोमेस्टिक सेक्टर्स को हमारे केंद्र में रख करके हम अपने पॉलिसी प्रायोरिटीज को बनाना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक रहते हुए, आप संयोजक रह चुके हैं, उसके क्या प्रायोरिटीज आपकी थी और बीजेपी से क्या तालमेल आपका बैठता है? देखिए, मैं स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के नाते इतने साल जब काम किया तो उस समय 2 बातें हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। उसमें विश्व व्यापार संगठन WTO, और WTO इस देश को लिए बहुत खतरनाक है और विश्व के आर्थिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हम देश के सरकारों पर एक प्रकार से दबाव उत्पन्न करने का हमने राजनीति को आगे बढ़ाया और जिसके रहते हुए विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भारत सरकार
जिन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहती थी उसमें कोर्स करेक्शन या उसमें ठीक करना और उस पर दबाव के कारण सरकार को कुछ दिशा बदलने के लिए काम किया। और उस समय यह भी था कि विश्व व्यापार संगठन के बगैर विश्व नहीं चलेगा ये कहते थे। तो आज हमारे जो बात में ध्यान में आता है कि विश्व व्यापार संगठन अभी चल ही नहीं पा रहा है। और दूसरा, विदेशी पूंजी निवेश के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। ऐसा करते हुए देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सारे लोग विदेशी निवेशकों के पास जाते थे और आज ऐसी स्थिति नहीं है। सब मान रहे हैं कि देश के विकास के लिए विदेशी पूंजी से ज्यादा देशी पूंजी। बीजेपी की सरकारों वाले मुख्यमंत्री भी तो विदेश में जा रहे हैं विदेशी पूंजी लाने के लिए। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप अगर ध्यान देते हैं तो नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इन्वेस्टर समिट बुलाते हैं। विदेशी हो या देशी हो, विशेषकर देशी लोग वो अपने प्रदेश में आए और वहां पर बैठ करके, वो लोग नहीं जाते, जेनेवा नहीं जाते, वाशिंगटन नहीं जाते, लंदन नहीं जाते। अभी वो दौर ही खत्म हो गया है। और हमारे प्रदेशों के सरकार और मुख्यमंत्रियों ने हमेशा देश के यानी प्रदेश के शासन पर ध्यान दिया और विकास पर ध्यान दिया है। और उसमें जो आप आंतरिक विकास है और देश की जो उद्यमिता है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी के काम किया है। तो स्वदेशी जागरण मंच आपका कहना है कि देश की उद्योगीकरण को बढ़ावा देगा, लेकिन जब हमारे देश के उद्योगपति दुनिया के देशों में जाके कामकाज करते हैं, हमारा भारती करता है, हमारे टाटा करते हैं, हमारे बिरला करते हैं, दुनिया के 40-50 देशों में कारोबार करते हैं, तो वहां के लोगों को भी आप आने से कैसे रोक सकते हैं? WTO देखिए, आने के रोकने का विषय नहीं है। कोई भी देश, अमेरिका हो या विदेश में कोई भी देश है, अपने देश में आने के लिए उन्होंने कई तरीकों से दिशा को और गति को तय करते हैं। और हमारे देश के निवेशक भी वहां पर जाते हैं तो उस दिशा और गति को ध्यान में रखते हुए ही जाना होता है। कोई भी देश विश्व के किसी अन्य देश को बुलाता है तो किसी भी प्रकार से आपने आंतरिक जो उद्यमिता है उसको नष्ट करने वाले पद्धति में किसी को नहीं बुलाते। इसलिए हम भी उसी प्रकार से चलाने के लिए, अब ओबामा में है तो ओबामा अमेरिका में कोई भारत के उद्योगपति और भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए हर प्रकार के दरवाजा खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। इसीलिए हर देश में स्वदेशी है और भारत में भी स्वदेशी और स्वावलंबन प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। हम खुदरा व्यापार को खोलते समय हमारे खुदरा व्यापारियों की क्या स्थिति है ये देखे बगैर केवल वॉलमार्ट के लिए हमारा नीति बनाए, ये नहीं होना चाहिए। इतना ही इसका अर्थ होता है। उसके बहुत सारे नियम सरकार ने भी रखे हैं। 10 लाख से ज्यादा की आबादी में आएंगे खुदरा व्यापार वाले, 50% खर्च वो करेंगे निवेश में, स्थायी निवेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो जो बातें आप कह रहे हैं वही बात तो मनमोहन सिंह जी भी कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो देश के जो अपने सरकार है और सरकार के मंत्री हैं वे लगातार अपने बयान बदलते हैं और आज जो बयान देते हैं वो आने वाले 1 साल के बाद उसी बयान पर रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, वॉलमार्ट आने के बाद हमारे देश के अंदर जो छोटे व्यापारी है जिसको बैंक का 1 रुपये का कर्ज नहीं मिलता है, ये टोटल हमारे $400 बिलियन की जो खुदरा व्यापार क्षेत्र है जिसमें 4 से 5 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उसमें समान किसने कहा कि हमारे बैंक उनको मदद नहीं कर रहे? खुदरा व्यापार कोई भी हमारे देश में जितने $400 बिलियन की खुदरा व्यापार है उसमें 95% बैंक नहीं है और खुद की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और खुद की प्राइवेट लोन्स के आधार पर निर्भर है। हमारे देश की जो छोटे किराना चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, किसी को भी इस देश में 1952 से लेकर के अभी तक बैंकिंग के क्षेत्र से उसको कोई लोन नहीं दिया गया और लोन नहीं मिलता है। खुदरा व्यापार को बहुत सारी सुविधाएं बैंकों ने दी है, बैंकों की सुविधाएं हैं। नहीं साहब, अगर वे खुदरा व्यापारी बैंक के पास नहीं जाएंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि हमारे पास खुदरा व्यापार को बैंक क्यों लोन नहीं देता। आप विश्लेषण करेंगे तो हमारे बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर किसी को लोन नहीं देता है और हमारे खुदरा व्यापार में किराना चलाने वाले से लेकर के सब्जी और फल बेचने वालों तक जितने लोग हैं, आपको लगता है पूरे देश के खुदरा व्यापार, पूरे देश का कारोबार सड़क पे, फुटपाथ पे ही होता है? क्या हमारे देश के अपने बिग बाजार नहीं, क्या हमारे देश वालों की? हमारे देश के उनको भी तो है। हमारे देश की जो रिटेल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज रिटेल जिसको आप बिग बाजार कह रहे हैं या पैंटालून कह रहे हैं या लाइफस्टाइल कह रहे हैं, उसका जो टोटल परसेंटेज ऑफ टर्म्स है वो नगण्य है। और जो हम फुटपाथ और किराना, अधिक से अधिक किराना, जो किराना तक है वही 90% टोटल सेक्टर है। ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो अभी कुछ ही दिनों से खुला है और वो बहुत ही छोटा हिस्सा है।
अच्छा, मनरेगा के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मनरेगा इस देश के जो एक सामाजिक सुरक्षा नहीं है गांव में, कि जिनको आमदनी ना होने के कारण और रोजगार ना होने के कारण उसको एक ग्लोबलाइजेशन के संकट को सामना करने का, महंगाई के संकट को सामना करने की जो स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा वलय प्रदान करता है। ये एक बात है। लेकिन इसके चलते हुए जब तक खेती योग्य काम, खेती से संबंधित काम इस मनरेगा में नहीं लाएंगे तो कृषि संकट को समाप्त करना संभव नहीं है और कृषि और संकट में जाएगा, क्योंकि वहां लेबर उपलब्ध नहीं होता है। मनरेगा में हाल यह है कि मजदूर मिलना मुश्किल हो गया मनरेगा के कारण। लोगों को बैठे बैठे पैसे मिल रहे, वही मैं कह रहा हूं, से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक प्रोडक्टिव जो लेबर है और कृषि और इस प्रकार के संबंधित कामों को मनरेगा में नहीं लाएंगे तो तब तक जहां लेबर चाहिए वहां लेबर नहीं है, और जहां लेबर है वहां असेट निर्माण नहीं है। तो ये एक संकट है, और ये लंबे समय इस प्रकार से सरकार के पैसे को खर्च करते जाना, जिससे संपत्ति का निर्माण नहीं हो, ये इसको चलाते रहना ये संभव नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा पशुधन भारत के पास था, लेकिन उस संख्या में लगातार कमी आती जा रही। देश की आबादी, इंसानों की आबादी तो 3 गुना हो गई आजादी के बाद, लेकिन हमारे मवेशियों की आबादी कम हो गई, उनकी संख्या कम हो गई। इसका क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी? देखिए, हमारे देश में आर्थिक नीतियों की उसमें प्राथमिकताओं को तय करते समय हमने निर्यात को प्राथमिकता दी, और निर्यात में हमने प्राथमिकता के जो क्षेत्र चुने हैं उसमें पशुधन को समाप्त करते हुए, मांस को निर्यात करते हुए भी डॉलर कमाना चाहिए, हमने शुरू किया। जिसके कारण बहुत जगह, कई जगह यांत्रिकी कत्ल खानों के लिए हमने अनुमति दी, और जिसके रहते हुए बैल, कई जगह तो गाय और भैंस इस प्रकार के अधिक, इसलिए कृषि के क्षेत्र के लिए जितने पशु अनुपात चाहिए वो नहीं है, और कृषियों के लिए, किसानों के लिए जो मवेशियां हैं उसको पालना, उसके लिए घास देना या खाद देना, ये उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में आज कृषि पे जो संकट है उसके रहते हुए मवेशियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और जिसके रहते हुए पूरी कृषि व्यवस्था संकट में जा रही है। आने वाले दिनों में यांत्रिकी कत्ल खाना समाप्त करना और मांस निर्यात को प्राथमिकता की सूची से बाहर निकालना ये सरकार के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार तो उन लोगों को बड़ा मोटा मोटा कर्ज दे रही है जो बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रहे हैं, चमड़े का निर्यात कर रहे हैं, जैसे टाटा। तो ये देश के लिए कितना नुकसानदेह है? मैं बता रहा हूं कि जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि स्थायी विकास, कृषि व्यवस्था के स्थायी विकास के लिए खाद की सख्त जरूरत है, मवेशियों की उनकी अनिवार्य उसके अंग है। मवेशियों को पालने की व्यवस्था किसानों के लिए सरकार मुहैया कराना चाहिए। ये सब कृषि संकट के एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आने वाले दिनों में सरकार को मांस निर्यात करने वाले यांत्रिकी कत्ल खाना समाप्त करना, मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार का षड्यंत्र है, कि जैसे धीरे धीरे मवेशियों को समाप्त करते हुए कारपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बड़े बड़े कंपनियों के हवाले में जमीन को कैसे बेचेंगे किसान, इसके ओर ले जाने का, यांत्रिकरण के ओर ले जाने के लिए सरकार एक प्रकार से षड्यंत्र कर रही है, जिसके अगर आगे बढ़ करके हमारे खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में आएगी और किसानों के स्वावलंबन भी खतरे में आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यांत्रिकी कत्ल खाने के माध्यम से मांस निर्यात नीति को हमें समाप्त करना होगा, और बैंकों के ओर से उसको कर्ज देने की व्यवस्था भी समाप्त करनी चाहिए। हम बुनकरों की बात करते हैं, हथकरघा वालों की बात करते हैं, लेकिन जितना बड़ा बाजार इस देश में है वो बाजार ही उनका खरीदार नहीं, तो कैसे गुजारा होगा उनका? देखिए, बाजार एक प्रकार से सरकार इस प्रकार दिशा देने में और गलत दिशा के कारण ये हो रही है। आज भी बुनकर दिन भर काम करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, देश भर में हथकरघों की संख्या में कमी आ रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए यह सरकार 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक जमीन कम पैसे में और कम दाम में देने की तैयारी करती है, और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, विदेशी कंपनियों को वो करती है, लेकिन बुनकरों के लिए एक वर्कशेड की व्यवस्था नहीं करती है।
और हथकरघा पर उसको एक बिजली की ताकि वो धागा सुई में रख सके, इसके लिए बिजली की एक बल्ब की व्यवस्था नहीं करती है और उसको पानी की व्यवस्था नहीं करती है। और उनकी जितनी लागत है, इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स में यान जो धागा चाहिए समय पर सही स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए संपूर्ण जो बुनकर का क्षेत्र है, हथकरघा क्षेत्र है, उसका उद्धार करने के लिए सरकार अपने नीति बदलना पड़ेगा, नहीं तो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला बुनकर क्षेत्र इस देश में समाप्त होने वाला है और उसके वैकल्पिक रोजगार देने की क्षमता नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश में जितनी विविधता पूर्ण बुनकरी है इस देश में, उसको हम एक लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए, उसको एक हमारे एक ताकत के स्रोत मानना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार इसके अनदेखी के कारण ही हमारे बुनकर के जो क्षेत्र है, हथकरघा क्षेत्र है, वो समाप्ति की ओर है। एक समस्या बड़ी आ रही है, भूमि अधिग्रहण के मामला और किसानों का विस्थापन, मजदूरों का विस्थापन, लोगों का विस्थापन, यह देश की प्रमुख समस्याओं में एक है। और क्या आपको लगता है सरकार इस दिशा में ठीक से काम कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार पार्लियामेंट में लैंड एक्विजिशन बिल बहुत दिनों से प्रस्तुत किए हुए हैं और उसको आगे जितनी जल्दी चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, वो ले नहीं पा रही है। दो उसमें मूल बिंदु हैं। एक, किसानों को अपनी जमीन को लेते समय उनको वहां के विकास में स्थायी रूप से हिस्सेदार कैसे बने, एक मुफ्त में पैसे देकर के ना भेजा जाए और उसको स्थायी रूप में विकास के हिस्सेदार कैसे बने ताकि उनको हर वर्ष आमदनी मिलता रहे, अपनी जमीन पर उसकी जो भी विकास है उसका हिस्सेदारी बने। और साथ में उसको और कुछ काम करने के लिए उसको जिस प्रकार के जमीन ले रहे हैं उसमें एक अच्छा रकम भी उसको मिले। साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में औद्योगिक विकास जितने जरूरी है उसको करते समय कृषि योग्य जमीन नहीं बढ़ने वाला है और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बनने वाला है। आने वाले दिनों में विश्व की खाद्यान्न सुरक्षा, देश की खाद्यान्न सुरक्षा, आने वाले दिनों में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि योग्य जमीन पर हम अपने सरकार के ओर से ये ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक विकास के लिए देश के यह जमीन जो 3 फसल उगाने वाला, जो 4 फसल 2 फसल होने वाला, वो जमीन इसमें ना चली जाए ताकि परमानेंट इस देश के लिए लाश बने। ये बात को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार जितनी जिम्मेवारी के साथ केंद्र में इस विषय को लेना चाहिए वो नहीं लिया है और बहुत देरी किए हैं, जिसके कारण प्रदेशों में और देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है और उसके कारण कुछ चंद कंपनियों को भी लाभ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं लैंड एक्विजिशन हैज बिकम ए क्रोनिक कैपिटलिज्म। मुरलीधर राव जी, मुद्दे बहुत गंभीर हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने जो मुद्दे उठाए उनमें कई मुद्दे बहुत मौजूद हैं। हमारे पास इस कार्यक्रम में समय की कमी है, इसलिए हम अपनी चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमसे अपने बहुमूल्य विचार शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज मेकर्स का यह कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL आप स्क्रीन पर नीचे पढ़ सकते हैं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।